एस्पिरेंट्स, आज के हम अपने लेक्चर में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था पिछले लेक्चर में, वो हम देखेंगे। हम बात करेंगे बैटल ऑफ पानीपत की। पानीपत में ही लड़ाई क्यों हुआ और कितने तरह के बैटल इसमें लड़े गए, हम वो देखेंगे। देखिए, जब भी हम बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं तो 3 तरह के बैटल यहाँ पर लड़े गए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन उसके पहले उसके लोकेशन की बात करते हैं। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में आता है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये इंडस ड्रेनेज सिस्टम और गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बीच में फॉल करने वाला एक मैदानी एरिया है। ठीक है, एक मैदानी एरिया होने के कारण इसे युद्ध के लिए चुना गया था। ठीक है, क्योंकि ये अब उसमें बात करेंगे क्यों क्यों चुना गया था। लेकिन देखते हैं कि कितने प्रकार के युद्ध लड़े गए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध का क्या सिग्निफिकेंस है कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। बाबर जो था वो महान सम्राट अकबर का दादाजी था। बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर। ठीक है, तो बाबर जो था अकबर का दादा था। सेकंड जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वो 1526 के 30 साल के बाद लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ये युद्ध भी जो था वो मुगल्स के फेवर में था। ठीक है, हेमू जो था एक हिंदू शासक था, हिंदू। इस हिंदू शासक की हार हुई थी और अकबर जीत गया था। ठीक है, तो ये युद्ध भी मुगलों के फेवर में रहा। तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो था सन 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, मराठाओं की संपूर्ण भारत में शासन करने की आकांक्षा का अंत हो गया इसमें। क्यों? मराठा जो थे उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। वो पूरे इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे और अपने अधीन करना चाहते थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का बार बार आक्रमण होने से इनको तगड़ा झटका लगा और जो मराठाओं की जो इच्छा थी पूरे भारत पे कब्जा करने की वो कहीं टूट सी गई। तो हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुआ। अब बात करते हैं कि पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का जो युद्ध है वो पानीपत के मैदान में ही क्यों लड़ा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते हैं। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है भारत का नक्शा। ठीक है, ये यहां पर फॉल करते हैं बैटल ऑफ पानीपत और यहां है दिल्ली। ठीक है, जितने भी आक्रमणकारी होते थे ये नॉर्थ वेस्ट से आते थे। नॉर्थ वेस्ट से हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए आते थे। ठीक है, और ये एक खैबर नाम का दर्रा होता है, खैबर दर्रा को पार करते हुए ये आते थे। और जब ये खैबर दर्रा को पार करके आते थे, इनके सामने फर्स्ट जो ग्राउंड होता था वो था पानीपत का ग्राउंड। ठीक है, तो ये वाला ग्राउंड चुन लिया जाता था। दूसरा, ये ग्राउंड चुनने की वजह क्यों थी? इट्स ए प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, दिल्ली से इसकी समीपता। अब दिल्ली में जब बैठते थे शासक जो भी उस समय शासक होते थे। देखिए, जो भी बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था वो तो दिल्ली सल्तनत के काल में ही लड़ा गया था। तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक बैठते थे उनके लिए ये वाले लोकेशन पे मिलिट्री की सप्लाई करना, अस्त्र शस्त्र की सप्लाई करना और सैनिकों के लिए फूड की सप्लाई करना बहुत आसान होता था, क्योंकि ये दिल्ली से इसकी समीपता थी। ठीक है, तीसरा बात करते हैं फ्लैट ग्राउंड। ये जो था इसका ग्राउंड पूरा फ्लैट था, फ्लैट, कहीं भी उबड़ खाबड़ या कोई पहाड़ी इलाका नहीं था, कहीं भी कोई नदी आसपास नहीं पड़ती थी। ठीक है, मतलब नदी थी, यमुना नदी थी, लेकिन वो नदी थोड़ी दूर में थी मैदान के। इसलिए क्या है कि जो भी घुड़सवार होते थे उनके लिए ये जो ग्राउंड जो था समतल था। घुड़सवार जो थे उनके लिए ये बहुत फायदेमंद था। देखिए, घोड़ा दौड़ता था समतल सपाट एरिया पर ही घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, जब घोड़ा दौड़ते दौड़ते लड़ाई करते हुए थक जाता था तो यमुना नदी के किनारे उसे पानी पिलाने के लिए या उसे चारा के लिए प्रबंध हो जाता था। ठीक है, तीसरा, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था और ये जो पानीपत था वो ग्रैंड ट्रंक रोड के मार्ग में पड़ता था। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे व्यापारिक गतिविधि होते थे, बहुत सारे सामानों को लाया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पड़ता था ग्रैंड ट्रंक रोड में। ग्रैंड ट्रंक रोड में पड़ने के कारण क्या है कि आवागमन की सुविधा थी, इसलिए यहाँ पर से इस रोड के जरिए मिलिट्री भी जाती थी और बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का भी आवागमन होता था। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून रेनफॉल इज शॉर्ट। ये जो रीजन था यहाँ पर जो मानसूनी पवनें थी, ठीक है, यहां तक देखो मानसूनी पवनें जो थी वेस्ट साउथ वेस्ट की जो मानसूनी पवनें थी
वो जब भी चलती हैं तो ना ज्यादातर अपना जो मानसून है वो अरावली पर्वत के पास ही अपना पूरा मानसून गिरा देती है। पूरा मानसून जो है वो कंडेंसेशन होने के बाद सारा का सारा बारिश ये अरावली पर्वत के किनारे कर देता है। इसलिए जो मानसून की जो वायु है वो अरावली पर्वत को क्रॉस करके जाती तो थी इधर, लेकिन बहुत कम बारिश करती थी इस एरिया में। इसलिए बोला जाता है कि मानसून रेनफॉल इज वेरी शॉर्ट। तो सारे जो मानसून थे वो तो अरावली पर्वत पे ही टकरा के अपनी बारिश यहीं कर देते थे इस रीजन में। इसलिए बहुत कम आर्द्र हवाएं थी, या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये जो ऐसी हवाएं जो वर्षा को लेकर चलती है अपने साथ में, वो हवाओं का प्रभाव इस एरिया में बहुत कम पड़ता था, तो वर्षा भी नहीं होती थी। तो जो ग्राउंड, अब इस एरिया में जो कारीगर पाए जाते थे वो बहुत कुशल थे। जो भी आर्टिशंस थे वहां पर, या जो भी लोहार थे, वो लोग बहुत कुशल थे अपने काम में। बहुत कुशलता से वो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे, तोप का निर्माण करते थे, तलवार का निर्माण करते थे। ठीक है, इसलिए रिफिलिंग या बोल सकते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ वॉर मटेरियल वाज वेरी इजी। मान लो लड़ाई करते करते तलवार टूट गया, बैंड हो गया, या फिर अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तो वहां से इजी सप्लाई हो जाता था अस्त्र शस्त्रों का। पानीपत में जो भी वर्कर्स काम करते थे वो इसी काम में लगे हुए थे। मतलब यह युद्ध की सामग्री बनाने का काम होता था। क्योंकि एरिया युद्ध वाला एरिया था, इसलिए यहाँ पर जो भी कारीगर थे, जो भी अपना जीवन यापन करते थे, वो युद्ध की सामग्री बनाने में लगे हुए थे। यहाँ से बारूद भी बनाया जाता था, यहाँ से अस्त्र शस्त्र जैसे तलवार धनुष बाण का निर्माण किया था, तोपें बनाई जाती थी। इसलिए ये पूरे जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो था ये एक फेवरेबल ग्राउंड बनता है कि क्यों पानीपत का युद्ध पानीपत में ही हुआ, पानीपत के मैदान के युद्ध के लिए चुना गया, क्यों पानीपत का मैदान ही पानीपत के युद्ध के लिए चुना गया। ये सारे ग्राउंड आप याद रखिए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देखो, ब्रिटिश आए एज ए ट्रेडर और किस प्रकार से अपने पावर को उन्होंने एक्सपांड किया, ठीक है, एक्सपांड किया, फैलाया, और किस प्रकार से अपनी स्थिति को मजबूत किया, हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अन्य यूरोपीय पावर की तरह एज ए ट्रेडर भारत में आए थे। ठीक है, इस सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज, ठीक है, फिर जैसे डच आए थे, डच के बाद इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, इस तरह जो आए थे, ठीक उसी तरह आए थे इंग्लिश। ये भी ट्रेडर एज ए ट्रेडर्स आए थे, ठीक है, इंडिया में। इंडिया क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ अर्निंग इनॉर्मस प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो भी चीजें ट्रेड होती थी, जिस भी चीजों का व्यापार होता था, उसमें बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे। क्योंकि देखिए, इंडिया में रॉ मटेरियल्स आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम थी, सस्ते में लेबर मिल जाते थे इन्हें। इसके बाद इस माल को ले जाके ये इंग्लैंड के मार्केट में बेचा करते थे, ठीक है। तो इंडिया वाज मेयरली अ रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है, इन द इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो ब्रिटेन में स्टार्ट हो चुका था, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और उस रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट को इंडिया के मार्केट से पूरा किया जाता था। तो उसके बाद देखिए, एज ए ट्रेडर्स आए थे, वहां पर ट्रेडिंग करते थे, ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे। फिर क्या किया उन्होंने, अपने ट्रेडिंग को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने ट्रेडिंग को इन पावर्स से, पोर्तुगीज, डच, ठीक है, फ्रेंच, डेन्स इत्यादि से बचाने के लिए क्या करने लगे, अपने एरिया को फोर्टिफाई करने लगे। फोर्टिफाइड जो भी इनकी फैक्ट्रीज होती थी, फॉर एग्जांपल सूरत में फैक्ट्री थी, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री थी, ठीक है, आगरा में फैक्ट्री थी। ये जो भी फैक्ट्री थी, जैसे मान लो ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, मान लो फैक्ट्री बिल्डिंग है, इस फैक्ट्री बिल्डिंग में कभी भी दुश्मनों का अटैक हो सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां के लोकल जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, जो नवाब्स थे, उनसे परमिशन लेके इसको फोर्टिफाई कराना चालू किया। इसके चारों तरफ किलेबंदी कराना शुरू कर दिए ये लोग, ठीक है। तो किलेबंदी में क्या हुआ, ये पूरे टेरिटरीज अब इनके कब्जे में आ गई। इसी तरह जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, वैसे वैसे अपने व्यापार को और एक्सपांड करने के लिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे फैलने लग गया, फिर ये और फैलता गया, ये बड़ा होता गया। एक्वायरिंग टेरिटरीज टू प्रमोट देयर ट्रेड इंटरेस्ट, अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से ये और ज्यादा टेरिटरीज को एक्वायर करने लगे, और ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे। फिर उन्होंने देखा यार कि इंडिया की स्थिति ऐसी है जहां पर आसानी से एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़का करके, आसानी से उनके बीच में फूट डाल करके हम इस क्षेत्र को आसानी से कब्जा कर सकते हैं, हम इस क्षेत्र को आसानी से कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से लड़ाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरीज थी इनके कब्जे में आ सके, ठीक है। तो ये हुआ, फूट डालो और शासन करो की नीति हो गई। अब क्या हुआ, जो भी यहाँ जो ट्रेडर्स थे, जो कैप्टन्स थे,
उन्हें धीरे धीरे इंग्लैंड बुला लिया गया और यहाँ का जो इंग्लैंड जो भारत है, भारत में जो अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लग गया। अब भारत देश में जो भी टेरिटरीज थी वो अब टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहलाने लगी। अब इस ब्रिटिश एम्पायर जो भारत में पनपने लगी थी उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा था ब्रिटेन से। तो अब ब्रिटेन से सारे लॉ कानून ये सब पास होने लगे धीरे धीरे, ताकि भारत में जो ब्रिटेन की जो टेरिटरी है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए, पिट्स इंडिया एक्ट आए, इंडियन काउंसिल एक्ट बने, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटी को कंसोलिडेट करने का कोशिश किया गया। फिर उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो एम्प्लॉय थे, जो लोग अपने ही व्यापार को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उन व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ एक्ट लाया गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। फिर क्या हुआ, लोकल्स जो थे, जो वहां के लोकल्स जमींदार थे या जो लोग थे आदिवासी थे, उनको खुश करने के लिए भी कुछ धीरे धीरे कानूनी प्रथा में परिवर्तन किया गया इन अंग्रेजों के द्वारा। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट होते गए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो ब्रिटेन से आते थे। एडमिनिस्ट्रेटर कम फ्रॉम ब्रिटेन टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर। और धीरे धीरे इस तरह एक बहुत बड़ा लार्ज और माइटी एम्पायर क्रिएट हो गया भारत में। देखिए, जब बचपन में जब भी आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने सबसे पहले देखा होगा कि अंग्रेजों की प्राथमिक राजधानी कौन सी थी। अंग्रेजों की सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। सवाल ये उठता है कि कलकत्ता रीजन ही क्यों? बंगाल में ऐसा क्या था जिसने अंग्रेजों को अपनी ओर आकर्षित किया? बंगाल को इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के लिए जो सेंटर क्यों बनाया? देखिए, बंगाल से ही सब कुछ संचालित होता था। उनकी ट्रेड पॉलिसीज, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सब यहीं से एक्सरसाइज होते थे। इवन जो मद्रास और बम्बई और मद्रास का जो प्रोविंस था, वहां से भी शक्तियों का संचालन बंगाल रीजन से ही होता था। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि बंगाल रीजन ही क्यों अंग्रेजों ने बंगाल रीजन को ही चुना? देखिए, इसके सबसे पहला बड़ा रीजन है कि बंगाल जो है उस समय बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। आज के हम उड़ीसा को मिला दें, बिहार को मिला दें, पश्चिम बंगाल को मिला दें या बांग्लादेश को मिला दें, तो सारे रीजन को एक साथ मिलाने के बाद जो प्रोविंस तैयार होता था वो था उस समय का बिहार। ठीक है, और खुशकिस्मती से रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था ये मुगल एम्पायर का। देखिए, वहां के जो नवाब थे, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो अपनाए, उसके जरिए बंगाल को बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता था। इसके अलावा बंगाल जो रीजन था वो जूट उद्योग के लिए जाना जाता था उस समय, जूट। ठीक है, इसके अलावा वहां पर कॉटन भी बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता था। राइस कल्टीवेशन, नील की खेती होती थी, जैसे कि इसको बोलते हैं इंडिगो। ठीक, और ये जो था समुद्र के पास भी होता था, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो था वो समुद्र के मार्ग से आता था और समुद्र के मार्ग से ही चला जाता था। इसी समय प्रदेश हुआ कलकत्ता नाम का जगह ड्यूरिंग 1690। कलकत्ता नाम का जगह पे इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करना शुरू की। कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करना चालू किया अंग्रेजों ने। बहुत सारी फैक्ट्रीज आसपास लगाए, जैसे कि हुगली, बालासोर, पटना, कासिम बाजार। ये सब जो रीजन थे ये बंगाल के रीजन में ही आते हैं। ठीक है, तो बंगाल के रीजन में ये सारे जो हुगली, बालासोर वगैरह रीजन थे, इसमें सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की अंग्रेजों ने। अब जब किसी भी रीजन में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है तो क्या होता है, वहां के रीजन अपने आप प्रॉस्परस होते जाता है, बहुत समृद्धशाली होती जाती है। वहां की जनसंख्या बढ़ते जाती है, लोगों को जॉब मिलता है। तो जितने लोग रूरल एरिया से आते थे, बैकवर्ड एरिया से आते थे, वो अब शहर की ओर आने लगे, जिससे शहरीकरण भी होता गया। ठीक है, जिसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो शहरीकरण का भी विकास होता गया, क्योंकि लोग फैक्ट्री में काम करने आते थे और वहीं फैक्ट्री के आसपास वाले इलाके में बसते जाते थे। तो देखते ही देखते क्या हुआ, 1690 में जो जनसंख्या 15,000 हुआ करती थी, 5 दशकों में, 4 या 5 दशकों में बढ़ के मतलब 40 से 50 सालों के बीच में ही 1 लाख तक पहुंच गई जनसंख्या। अब जब जनसंख्या बढ़ती है तो वहां का मार्केट भी बढ़ता जाता है, वहां के लोगों के डिमांड बढ़ते जाते हैं। डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई होना बहुत जरूरी है, इसलिए फैक्ट्री पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटेन जो माल आता था एशिया से, एशिया कॉन्टिनेंट से जितने भी माल, रॉ मटेरियल्स जाते थे ब्रिटेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, फॉर बीइंग प्रोसेस्ड, उसका 60% हिस्सा बंगाल से जाने लग गया। इतना ज्यादा ये रीजन प्रॉस्परस हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा नाम बढ़ गया इसका बंगाल का। अब क्या हुआ था, एक फरमान भी जारी हुआ था। फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, जिसमें बंगाल में अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने के लिए लाइसेंस मिल गया था। और उस फर्रुखसियर के फरमान को हमने देखा था कि मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए थे जो अंग्रेजों के लिए एकदम वरदान साबित हुए। इससे पहले किसी भी मुगल एम्पायर ने इतने बड़े पैमाने पे अंग्रेजों को अधिकार नहीं दिया था। कंपनी को केवल पाउंड पे करने होते थे, ओनली 350।
या हम रुपीज में बात करें तो केवल 3,000 रुपए पर एनम। किसे? मुगल एम्पायर को। और मुगल एम्पायर बेचारा इतने अमाउंट में खुश हो जाता था और खुश होकर के उसने सारे के सारे अलाउंसेस ग्रांट कर दिए कंपनी को बंगाल रीजन में। कंपनी को सारे के सारे अलाउंस ग्रांट कर दिए बंगाल रीजन में। अब कंपनी क्या करती थी, देखिए कितने चालाक थे अंग्रेज। ये लोग मुगल एम्पायर को, बादशाह को केवल 350 पाउंड देते थे और बदले में 50,000 पर एनम पाउंड का गुड्स एक्सपोर्ट कर देते थे इंग्लैंड में। तो देखिए कितना ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। 50,000 रुपए तो एक्सपोर्ट कर दिए और दे रहे हैं केवल एम्पायर को कितना, 350 पाउंड। एम्पायर 350 पाउंड पाके खुश हो जाता था। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल रीजन ही क्यों? और बहुत सारे तो रीजन थे ना, लेकिन बंगाल ही क्यों चुना उन्होंने? देखो बंगाल जो था सारे रीजन में सबसे शांत एरिया हुआ करता था। बाकी बंगाल देखिए, ये भारत का नक्शा, ठीक है, ये भारत का नक्शा, ये श्रीलंका, ये कर्नाटक रीजन हो गया, ठीक है, ये मालाबार वगैरह वाला कोस्ट हो गया, और इधर इधर मराठा का शासन हुआ करता था ये वाले पश्चिम एरिया पे, ठीक है। तो मराठा जो थे सबसे बड़े अपोनेंट थे अंग्रेजों के। बस बंगाल का रीजन बच गया था जहां पर थोड़ी बहुत शांति थी। यहाँ अवध का रीजन में भी बहुत ज्यादा टर्माइल हुआ करता था। अवध जो था, ये अवध और आगरा का जो रीजन था, ये एक बफर जोन की तरह काम करता था। ये जो था अफगान से आने वाले जो भी इन्वेडर्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेडर्स आते थे, वो दिल्ली में आकर लड़ाई करते थे। और दिल्ली के लिए बफर जोन का काम करता था अवध। यहाँ पर होता था अवध। दिल्ली से टकराने के बाद फॉरेन के जो इन्वेडर थे वो आगे बढ़ते थे, लेकिन ये अवध के सैनिक उन्हें रोक देते थे। तो अवध से आगे बढ़ नहीं पाते थे वो फॉरेन इन्वेडर्स, और ये बंगाल के रीजन तक पहुंच नहीं पाते थे। मतलब जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे वो बंगाल के एरिया में जो प्रॉस्परस रीजन हुआ करता था अंग्रेजों के लिए, उस रीजन तक पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए यहाँ टर्मोइल बहुत कम था, यहाँ उथल पुथल ज्यादा मची नहीं हुई थी। इसलिए ये जो रीजन था ये बहुत शांत रीजन था। बाकी रीजन में देखिए इधर इधर मराठा का आक्रमण, ठीक है, फिर ऊपर वाले एरिया में जाट आक्रमण करते थे। बहुत सारे राजपूत रूलर्स थे, हिंदू रूलर्स थे जो आपस में अपने राज्य की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इधर कर्नाटक क्षेत्र में वोडेयार डायनेस्टी थी। वोडेयार डायनेस्टी में आप देखोगे यहाँ पर हैदर अली के साथ इनका संघर्ष हुआ। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष हुआ। फिर इधर अफगानिस्तान के साथ भी इनका अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था। बच क्या गया था, केवल बंगाल रीजन ही तो था, केवल बंगाल रीजन ही था जहां पर थोड़ी बहुत अंग्रेजों को शांति महसूस होती थी। इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो था वो बंगाल रीजन से ही करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी ये लोग यही बनाते थे, ठीक है, क्योंकि कलकत्ता को इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। और सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थे यहाँ से बैठ के अंग्रेज एक्सरसाइज करते थे फॉर मद्रास, फॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी जो पावर एक्सरसाइज होते थे वो बंगाल रीजन से होते थे। हमने देखा कि अंग्रेज बंगाल का रीजन को ही क्यों चुने अपने ट्रेड पॉलिसी के लिए, क्यों बंगाल का रीजन अंग्रेजों को बहुत प्यारा था, ठीक है। तो देखिए ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर पूरा बंगाल रीजन है, यहाँ तक पूरा मान लीजिए बंगाल रीजन है। तो जो मुगल एम्पायर के जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे बंगाल के रीजन में, उनको अंग्रेजों की पॉलिसी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। जैसे कि मुर्शिद कुली खान, उसके बाद फिर सुजाउद्दीन, सरफराज खान और अलीवर्दी खान, ये लोग जो थे अंग्रेजों को मिलने वाली स्पेशल प्रिविलेज से बहुत ज्यादा खासा नाराज थे। ये खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि अंग्रेजों की स्पेशल प्रिविलेज की वजह से केवल अंग्रेज ही ट्रेड कर रहे थे और राजस्व की बहुत भारी को नुकसान चुकाना पड़ा। देखो जैसे मैं बताया ना कि ओनली पाउंड 350 पे करते थे साल भर में पर एनम। इसके बदले वो एक्सपोर्ट कितना करते थे? पाउंड 50,000 पर एनम। देखिए कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये लोग, और मात्र पेमेंट कर रहे हैं 350 पाउंड पर एनम। तो राजस्व का बहुत भारी नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो राजस्व का नुकसान होने की वजह से क्या था, गवर्नर्स ऑफ मुगल एम्पायर जो थे बंगाल रीजन में, ये इनके सारे नाम हैं, और उनके बीच और अंग्रेजों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। दैट इंटरेस्ट वाज बेसिकली ट्रेडिंग इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। और देखो क्या था कि अंग्रेज जो थे अपने फैक्ट्री को जब भी किसी दूसरे जो यूरोपियन पावर्स थे उससे बचाने के लिए फोर्टिफाइड करते थे। उनका मेन उद्देश्य फोर्टिफिकेशन केवल ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं रहा, वो फोर्टिफिकेशन करते थे ताकि वो अपना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी साथ ही साथ चला सके। तो उन स्पेशल प्रिविलेजेस की वजह से ये जो थे नवाब जो थे वहां के स्ट्रांगली रेसेंट, मतलब बहुत ज्यादा नाराज थे। और उसी नाराजगी के चलते अलीवर्दी खान जो था सबसे ज्यादा नाराज हुआ, ठीक है। अब देखो अलीवर्दी खान के बारे में विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक रीजन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा होल्ड कर चुके थे अंग्रेज। कर्नाटक रीजन में बहुत ज्यादा अपना होल्ड जमा चुके थे वो। देखिए
कर्नाटिक वॉर हुआ था, बहुत सारे वॉर हुए थे जिसमें कि 4 वॉर देखते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड एंड फोर्थ। कर्नाटिक रीजन में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा हैदर अली और टीपू सुल्तान का बहुत ज्यादा पावर था, उन पावर को हरा दिए थे अंग्रेज। और अंग्रेज इन जबरदस्त पावर को हराने के बाद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जिससे अलीवर्दी खान को बहुत डर लग रहा था। अलीवर्दी खान को लग रहा था कि अंग्रेज इस कर्नाटिक रीजन में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद जरूर से जरूर फिर से बंगाल रीजन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, अलीवर्दी खान ने युद्ध की स्थिति छेड़ दी। लेकिन क्या हुआ, 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और 1756 में इसकी मृत्यु होने के बाद इसे सक्सीड किया, इसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। हम ये बोल सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से ही अंग्रेजों का जो विस्तृत पावर था, अंग्रेजों का जो असली पावर था इंडिया में, वो पूरी तरह स्टैब्लिश हो गया। हम बोल सकते हैं कि 1757 एक ऐसी क्रांति थी या एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने पूरे भारत देश को अपने अंडर कर लिया। देखिए बैटल ऑफ प्लासी के क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। देखिए जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो अपने प्रिविलेज का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एक प्रकार से करप्शन की स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, तो कंपनी को प्रॉफिट ना हो करके ऑफिशियल्स को प्रॉफिट हो रहा था इनडायरेक्टली, तो कंपनी के राजस्व का बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। अंग्रेजों ने कलकत्ता में बिना पूछे, नवाब से बिना परमिशन लिए फोर्टिफिकेशन कर दिया कलकत्ता में अपने जो भी फैक्ट्री थी उनका। उससे भी नवाब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर इस एरिया के जो राजनीतिक भगोड़े थे, मतलब जो गवर्नर्स की बात नहीं मानते थे, या गवर्नर्स या फिर ये बोल सकते हैं कि मुखबिर थे, जो अंग्रेजों की तरफ भी मिले हुए थे और यहाँ के गवर्नर्स की सारी इंफॉर्मेशन देते थे अंग्रेजों को, ताकि अंग्रेज उन पे जाके हमला कर सके और उनके एरिया में कब्जा कर सके। तो वहां से क्या था, अंग्रेज जो था, जो वहाँ के गवर्नर थे, वहां इस तरह के जो षड्यंत्र रचने वाले लोग थे उनको वो बाहर निकाल देते थे, अपने राज दरबार से बाहर कर देते थे। तो ये जो राजनीतिक भगोड़े होते थे वो भाग के जाते थे अंग्रेजों के पास। ठीक है, और अंग्रेज बाकायदा उनको अपनी शरण देते थे। ये जो जितने भी डिसलॉयल्स थे, जितने भी बेईमान थे, वो अंग्रेजों की उनको शरण मिल जाती थी। तो वो एक रीजन हो गया। देखो, मिसयूज ऑफ प्रिविलेज, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, राजनीतिक भगोड़ों को अंग्रेजों की शरण मिल जाना, और नवाब जो था बहुत ज्यादा डर भी था उसको, और बहुत ज्यादा बदला लेने की भी इच्छा थी अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या करता था, अदर यूरोपीय पावर के साथ अपनी सांठ-गांठ करता था, अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाता था। तो उस समय अंग्रेजों के साथ साथ इन्वॉल्व थे फ्रेंच। तो नवाब की दोस्ती हो गई फ्रेंच से। ठीक है, और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कभी पड़ती नहीं थी, तो फ्रेंच नवाब की मदद करते थे अंग्रेजों से लड़ाई करने में। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि यार नवाब जो है फ्रेंच की मदद ले रहा है, तो अंग्रेज और ज्यादा गुस्सा हो गए। तो इसकी वजह से एक बैटल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सबसे इमीडिएट कारण था ब्लैक होल ट्रेजेडी। लगभग 146 लोगों को, जो वहां के तत्कालीन नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उन्हें भूखे प्यासे छोड़ दिया। कमरा इतना छोटा था कि 146 में से लगभग मान के चलिए 125 लोगों की वहां पर घुटन से मौत हो गई। ठीक है, और ब्लैक होल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो एक काला कमरा था, मतलब वहां रोशनी नहीं आ रही थी, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, और बहुत छोटे कमरे में इतने सारे लोगों को भर दिए थे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और लगभग 125 लोगों की मौत हो गई वहां। और जितने लोगों की मौत हुई वो सब के सब थे अंग्रेज। तो इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा नाराज हुए, और ये सब रीजन था जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। आगे हम बैटल ऑफ प्लासी का कैसा उसका चरण रहा, क्या क्या स्टेप हुए, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी में कौन कौन से कारक थे जिससे बैटल हुआ, वो हमने अभी चर्चा की। देखिए, जब अलीवर्दी खान जो थे, मैंने बताया था कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे अंग्रेजों से, और वो अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ना चाहते थे। लेकिन अलीवर्दी खान की सन 1756 में मृत्यु हो गई, और उसकी उत्तराधिकारी था वो सिराजुद्दौला। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा सन 1756 में, तो उसकी जो यात्रा थी वो आसान नहीं थी। ठीक है, उसे बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ता था। देयर आर मेनी इंटरनल राइवल्स इन देयर कोर्ट। उसके ही दरबार में उसके ही घर परिवार के लोग उसके अपोनेंट थे। अपोनेंट मतलब ट्रेटर्स, जो षड्यंत्र रचते थे। ये सिराजुद्दौला जो नवाब के खिलाफ थे। उनमें सबसे पहले नाम है मीर जाफर, राय दुर्लभ, ठीक है, जगत सेठ, ओमी चंद, घसीटी बेगम जो उसकी आंटी थी, और शौकत जंग। इन सब से उनको आपस में लड़ना था। देखो, ये सब जो थे, सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनके टांग खींचने पे लगे हुए थे। ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठे।
इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये अंग्रेजों की मदद करेंगे, अंग्रेजों की मदद करेंगे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए और बंगाल की नवाब के कुर्सी पे बैठने की ये लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी में होने वाले जो स्टेज थे, कौन कौन से स्टेज में युद्ध हुआ और क्या क्या कारण थे वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे युद्ध हुआ। बेसिकली हमको वो देखना है। देखिए, जो सबसे इमीडिएट रीजन था वो था ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, लगभग लगभग 146 जो अंग्रेज थे, 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया, जिससे लगभग लगभग 123 या 125 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो एक इमीडिएट रीजन था। इसके बाद क्या हुआ, इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। अब अंग्रेज जो थे मद्रास से चले, मद्रास से फोर्स रवाना हुई जहाज में बैठ के, और ये फोर्स का लीडर था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव के नेतृत्व में बहुत सारी सेना जो थी वो बंगाल रीजन की तरफ रवाना हुई और ये कलकत्ता पहुंची। ठीक है, कलकत्ता में पहुंच के अंग्रेजों ने जो ट्रेडर्स थे उनके साथ एक समझौता करना चालू कर दिया। समझौते में ये निष्कर्ष निकला कि मीर जाफर जो थे, मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। मतलब मीर जाफर कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेज और देता। ठीक है, जितने भी रेवेन्यूज थे वहां के वो सब अंग्रेजों को देने का मीर जाफर ने वादा किया, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को यह वादा किया कि हम आपको सिराजुद्दौला की जगह नवाब की कुर्सी पे बैठा देंगे। क्या हुआ फिर, जितने भी ट्रेटर्स थे, जितने भी अपोनेंट थे सिराजुद्दौला के, वो युद्ध के समय पे सिराजुद्दौला की अगेंस्ट हो गए और अंग्रेजों की जीत हो गई। देखिए, ये जो बैटल था वो प्री डिसाइडेड था, ऑटोमेटिक पहले से ही डिसाइड हो चुका था, क्योंकि जितने अपोनेंट थे, जिस पर सिराजुद्दौला को, कुछ लोग ऐसे भी थे जिस पर सिराजुद्दौला को भरोसा था, लेकिन उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। जैसे कि उनका खुद का जो वो था मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर, उसने खुद विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ, और अहम टाइम पे वो अंग्रेजों से मिल गया। और जब वो अंग्रेजों से मिला तो जो 50,000 फोर्सेस थी सिराजुद्दौला की, जो सैनिक थे 50,000, वो सारे के सारे हार गए। सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया। किसके द्वारा, मीर जाफर के जो सन थे, मीर जाफर का जो बेटा था मीरान, उसके द्वारा उसे मार दिया गया। तो इस प्रकार से बैटल समाप्त हुआ और बैटल में जीत हुई अंग्रेजों की। देखिए, बैटल जो था प्री डिसाइडेड था, क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी बैटल में अगर आप शत्रु के जो अपोनेंट है उसे आप अपने तरफ मिला लेते हो तो आप आधे से ज्यादा बैटल तो जीत जाते हो। ठीक है, बैटल जीती जीताई हुई थी, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो अंग्रेजों की तरफ जाके मिल गए थे। अब इस बैटल से फायदा क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उनको बंगाल का वास्ट रिसोर्स मिल गया, जितने भी मिनरल्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करने का पावर मिल गया, जितने भी ट्रेड लाइसेंस थे उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया, मोनोपोलाइज कर लिया प्रकार से ट्रेड और कॉमर्स को। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंपैक्ट ये हुआ कि देखो, मोनोपोलाइज ट्रेड तो हमने बात कर ली। तीसरा ये हुआ कि फ्रेंच जो थे, फ्रेंच जिसकी मदद ली थी सिराजुद्दौला ने, वो भी वहां पर वीक पड़ने लगे। मतलब उस एरिया से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और इस एरिया पे पूरे का पूरा होल्ड आ गया अंग्रेजों का। अंग्रेज जो थे यहाँ के पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर और कमर्शियल जो थे वो उसके व्यापारी के तौर पर बहुत तेजी से उभर कर आए, और इस प्रकार उन्होंने पूरा का पूरा बंगाल रीजन को, जो आज के बंगाल रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो केवल न केवल आज का बंगाल बल्कि पूरा का पूरा बिहार ये वाला रीजन, पूरा का पूरा उड़ीसा, पूरा का पूरा बोला जाए बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा और वेस्ट बंगाल, सब रीजन को मिला के, मतलब काफी बड़ा रीजन, इतने बड़े रीजन को मिला के उन्होंने अपनी जो ट्रेड थी उसको मोनोपोलाइज कर लिया। मतलब इस पूरे के पूरे एरिया पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया ड्यू टू बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस की अभी बात करें तो अंग्रेज क्या थे, उन्होंने मीर जाफर को वादे के मुताबिक नवाब तो बना दिया बंगाल का, लेकिन ये मीर जाफर मेयर पपेट बन के रह गया। पपेट मतलब होता है कठपुतली, PUPPET, पपेट, कठपुतली। ये ऐसा कठपुतली नवाब बन के रह गया जो अंग्रेजों की इशारों पे नाचता था। इसने क्या किया, मीर जाफर ने अपने मुताबिक अपने वादे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को बहुत बड़ी जमींदारी दे दी बंगाल रीजन की, और 24 परगना भी दे दिया। ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन इन इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपने पांव बहुत तगड़े तरीके से जमा लिया, और हम बोल सकते हैं कि ये जो था बैटल ऑफ प्लासी, ये ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग पॉइंट साबित हुई इंडिया में। मतलब इंडिया में ब्रिटिश का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश रूल का, उसको हम बोल सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हुआ, माना जा सकता है। तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जो फ्रेंच थे, जो मेन राइवल्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो मेन के कॉम्पिटिटर्स थे फ्रेंच, वो बंगाल रीजन से आउट हो गए, बंगाल से वो चले गए।
इसके अलावा बहुत बड़ी लार्ज फोर्स मेंटेन कर रहे थे अंग्रेज, और उन लार्ज फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए अंग्रेजों को टेरिटरी भी हासिल हो गई। किससे? नवाब से। देखो, नवाब जो मीर जाफर था उसको केवल नवाब बनना था, उसे नवाब बनने का शौक था, तो उसने अपने शौक को पूरा किया, अंग्रेजों ने उसे नवाब बनाया, और मीर जाफर ने वो चीज अंग्रेजों को देना चालू कर दिया जो जो अंग्रेज उससे डिमांड करते गए, और उसी डिमांड में अंग्रेजों ने उससे टेरिटरी भी मांग ली, जस्ट फॉर मेंटेनिंग मिलिट्री। ठीक है। अंग्रेजों ने साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन के भी बहुत सारे जो वहां पर जो फैक्ट्री थे उसके भी फोर्टिफिकेशन के अधिकार मांग लिए मिर्जा जाफर के, और मिर्जा जाफर को उन्हें देना पड़ा क्योंकि मिर्जा जाफर जस्ट पपेट रूलर ऑफ दैट रीजन। इसके अलावा जो सुप्रीम कंट्रोल था, सुप्रीम कंट्रोल इन द सेंस की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी और ट्रेडिंग पावर को लेकर भी जो सुप्रीम कंट्रोल था वो लॉर्ड क्लाइव को हासिल हो गया। लॉर्ड क्लाइव को यहाँ पर हासिल हो गया, और कलकत्ता पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया, है ना। इंग्लिश गॉट सॉवरेन राइट ओवर कलकत्ता। कलकत्ता वाले रीजन पे अंग्रेजों का पूरी तरह से वर्चस्व हो गया, पूरी तरह से उस पर अधिकार हो गया। तो ये हम बात किए बैटल ऑफ प्लासी के सिग्निफिकेंस की। देखो, एग्जाम में जब पूछे ना तो ये आपको बहुत याद रहना चाहिए ये। और दूसरा, आपने जो मैं लिख रहा हूं उनका सबका एक नोट्स बना सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म में आप नोट्स बना लो, ताकि जब भी आप रिवाइज करो आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। बहुत बातें नहीं लिखनी होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे आप मेंस की बात करो, उसमें बहुत सारी बातें नहीं लिखनी होती, उसमें बहुत कम शब्दों में बहुत इफेक्टिव बात करनी होती है। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप वीडियो को पॉज करके वहां पर आप उसका नोट्स बना सकते हो। इससे क्या है, चीजों को रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद हम देखेंगे कि मीर कासिम जो था वो कौन था। देखिए, मीर जाफर के बाद मीर कासिम की बारी आती है। मीर कासिम के बारे में पढ़ना है, और हम देखेंगे ट्रीटी उसके मीर कासिम के साथ ट्रीटी हुई थी सन 1760 की, हम उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अंग्रेज जो थे उन्होंने सिराजुद्दौला के जगह मीर कासिम को तो बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर को यह लगने लगा कि वो एक मेयर पपेट है जो अंग्रेजों के इशारों पे नाचने वाला एक नवाब बन के ही रह गया वो। तो मीर जाफर जो था वो क्लाइव के पॉलिसी से और उसके हस्तक्षेप से बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ, बहुत ज्यादा नाखुश था। ठीक है, तो उसने क्या किया, डचों से साठगांठ करनी चालू कर दी। डचों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। लेकिन डच को तो अंग्रेजों ने ऑलरेडी बैटल ऑफ बेदर के युद्ध में जो हुआ था वो 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था और डचों को शांत कर दिया था इस एरिया से। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थी वो तो बिल्कुल फेल हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को पेमेंट करना भी बंद कर दिया, इन दो रीजन की वजह से, डचों से साठगांठ की वजह से भी, और अंग्रेजों को पेमेंट ना कर पाने की, मतलब अंग्रेजों को राजस्व का पेमेंट ना कर पाने की वजह से भी कंपनी बहुत नाराज हुई। किससे? मीर जाफर से बहुत नाराज हुई। अब क्या हुआ, इन द मीन टाइम मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, उसकी मृत्यु हो गई। तो मीर जाफर, अगर मीरन की मृत्यु नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है मीर जाफर के बाद मीरन को बनाया जाता, वहां का उत्तराधिकारी वो होता। लेकिन मीरन की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, जो मीरन का जो पुत्र था और मीर जाफर का जो दामाद था, सन इन लॉ मीर कासिम, उसके बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए, कभी भी क्या होता था, जब दोनों नवाबों के बीच में युद्ध शुरू होता था तो अंग्रेज हमेशा उन युद्ध का फायदा उठाते थे। तो अंग्रेज क्या करते, किसी ना किसी के एक साइड हो जाते, या तो इसके साइड हो जाते या इसके साइड हो जाते। अंग्रेजों को जो भी फायदेमंद लगता, जो भी इंसान लगता बहुत ज्यादा लोभी है या बहुत ज्यादा जिसे हम आसानी से उसे अपने काबू में कर सकते हैं या आसानी से वो अंग्रेजों की बात मान सकता था, उन लोगों का अंग्रेजों ने हमेशा साथ दिया और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की, और दो लोगों के बीच में उन्होंने हमेशा से फुट डाल के शासन करवाने की नीति अपनाई। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यार मीर जाफर जो था अंग्रेजों की बात मानने के लिए बहुत अच्छा, अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर को हम बहुत आसानी से फंसा सकते हैं। तो क्या किया, जो उस समय के जो कलकत्ता के गवर्नर थे वेल्सीटेड, उन्होंने मीर जाफर के क्लेम को सपोर्ट किया, और मीर जाफर और कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई सन 1760 में। उन ट्रीटी में क्या क्या पॉइंट्स थे हम देखेंगे, और उस ट्रीटी को फॉलो ना कर पाने की वजह से, उन ट्रीटी के शर्तों का अवमानना करने की वजह से, या तो अंग्रेजों की तरफ से अवमानना करने की वजह से भी बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो ऐसे कौन कौन सी शर्तें थी और कौन कौन सी शर्तों को अंग्रेजों ने नहीं माना, या बंगाल के नवाब की तरफ से कोई डिसओबे किया गया अंग्रेजों के ऑर्डर को, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर शुरू हुआ सन 1764 में, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, किसके बीच हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, अभी हम देखेंगे।
देखिए हम जो 1760 के ट्रीटी की बात कर रहे थे, जो कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था, उस ट्रीटी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। मीर कासिम ने ये एग्री किया था, जो ट्रीटी 1760 हुई थी, इसमें मीर कासिम को क्या किया गया, नवाब बनाया गया। नवाब मीर कासिम जो था, ये कौन था, मीर कासिम कौन था, वो सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर था। सन इन लॉ मतलब मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। अंग्रेजों को लगा यार मीर कासिम जो है ना, वो एक हमारे लिए काम का आदमी हो सकता है, वो एक प्रॉपर जो है पपेट की तरह काम कर सकता है। लेकिन हुआ कुछ और, हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो जो मीर कासिम जो था वो नवाब था। नवाब बनने के बदले उन्होंने अंग्रेजों से कुछ कुछ वादा किया था। उन वादे की जो भी पॉइंट्स थे वो ये ट्रीटी के रूप में लिखी गई थी। ट्रीटी 1760 में हुआ था। उनके पॉइंट्स थे कि नवाब ने बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव डिस्ट्रिक्ट को सौंप दिया, किसे, अंग्रेजों को। सीडेड मतलब सौंप देना। किस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, बुर्दवान बी, मिदनापुर एम और चिटगांव बीएमसी। बीएमसी से आप याद रखिएगा, बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव डिस्ट्रिक्ट को उसने अंग्रेजों को सौंप दिया। मीर कासिम ने कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, ये एग्री किया कि मीर कासिम अब उसे पे करेगा। मीर कासिम एग्रीड टू पे टू आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ कंपनी। जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, कंपनी को जो भी बंगाल से लेना था वो सब देने का वादा किया मीर कासिम ने। देखिए नवाब बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे वहां के लोग। ठीक है, तो अंग्रेजों की हर शर्तों को मानने को रेडी थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको नवाब बना देंगे मीर कासिम, बदले में आप हमारी सारी आउटस्टैंडिंग डिमांड को पूरा कीजिए। मीर कासिम ने बोला ठीक है, जो आ गया। फिर मीर कासिम ने जो कंपनी के जो एफर्ट्स चल रहे थे, वॉर एफर्ट्स चल रहे थे साउथ इंडिया में, ठीक है, जो भी कर्नाटिक वॉर उस समय चल रहा था, उस सब के युद्ध अभियान के लिए 5 लाख रुपए देने का भी वादा किया। अब वो इस ट्रीटी का पार्ट बन गया। ठीक है, 5 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने यह वादा किया मीर कासिम को कि मीर कासिम अब जो भी तुम्हारे शत्रु होंगे वो हमारे शत्रु माने जाएंगे। मीर कासिम के जो एनिमी हैं वो कंपनी के एनिमी माने जाएंगे। मतलब मीर कासिम पर यदि कोई भी अटैक करेगा तो ये माना जाएगा कि कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है, और कंपनी के जो भी सोल्जर्स थे वो मीर कासिम के बिहाफ में जाके उन एनिमी से मुकाबला करेंगे। तो तुम्हारे शत्रु अब हमारे शत्रु माने जाएंगे। ये एग्रीमेंट हुआ कंपनी और मीर कासिम के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो टेनेंट्स थे, जो वहां के किसान थे नवाब के एरिया के, वो कंपनी के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पे अपना खेती नहीं करेंगे, अपना अधिकार नहीं जमाएंगे और सेटल भी नहीं होंगे। इसी तरह जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के जो नौकर थे, ठीक है, उनकी जो टेरिटरी थी उनपे यहां के टेनेंट नहीं जाएंगे, और यहां के जो टेरिटरी थी उनपे यहाँ के टेनेंट नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये था कि जो नवाब की टेरिटरी थी उस पर कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो सेटल नहीं हो सकते। नवाब की टेरिटरी पे कंपनी के ऑफिसर सेटल नहीं हो सकते, ठीक है, और कंपनी की जो टेरिटरी थी उस पर नवाब के टेनेंट सेटल नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए जो मीर कासिम था, अंग्रेजों को लगा था कि मीर कासिम एक प्रॉपर पपेट साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर ली, ताकि अंग्रेजों से एक निश्चित दूरी बनाई जा सके। अंग्रेज जो थे वो बैठे थे कलकत्ता पे। इसने क्या किया, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ताकि अंग्रेजों से कुछ दूरी बना के चले वो वहां से, ताकि अंग्रेज जो है उस डे टू डे उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थे उस पर हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, तो हुआ क्या कि अंग्रेजों की शर्तों को मानने से उसने मीर कासिम ने मना कर दिया। देखो पहले तो मीर जाफर था, मीर जाफर था, वो भी अंग्रेजों से परेशान था, वो इरिटेट हो गया। फिर मीर कासिम जो था, मीर कासिम भी अंग्रेजों के पॉलिसी और हस्तक्षेप से इरिटेट हो गया। तो इन्होंने क्या किया, सब अपने अपने तरीके से रूल करना चालू किए, जबकि शर्तों के हिसाब से यह था कि उन्हें रूल करना चाहिए था अंग्रेजों के कहे मुताबिक। जो अंग्रेज उनसे बोले थे उनके हिसाब से इनको अपना रूल चलाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एनॉइंग हो गए, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए अंग्रेजों की पॉलिसी से। इसलिए इन्होंने कोशिश की कि यार क्यों हम अंग्रेजों की बात माने, अंग्रेज तो हमें लूट रहे हैं, अंग्रेज तो हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए अपनी खुद की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की और खुद की पॉलिसी को वहां पर उन्होंने इंप्लीमेंट करना चालू किया, जो अंग्रेजों को बहुत खास पसंद नहीं आया। अब मीर कासिम की जो खुद की पॉलिसी थी वो इंप्लीमेंट करना चाहा, तो फिर बैटल ऑफ बक्सर शुरू हो गया। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर कब, सन 1764 में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।